हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले 2-3 साल में एसएससी द्वारा कंडक्ट की गई एग्ज़ाम्स में से लिए हुए हैं, जिसमें से हमने लगभग सभी टॉपिक के प्रश्न कवर करने की कोशिश की है। आप अगर हमारे वीडियो में हमारे चैनल के वीडियोस देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने लगभग रीजनिंग के हर टॉपिक पे एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसमें काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज़, नंबर सीरीज़, फाइंड द मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस और अन्य टॉपिक्स पे भी हमने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट के साथ वीडियो अपलोड किए हुए हैं। हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के काफ़ी सारे वीडियो पहले अपलोड किए हुए हैं। ये हमने सेकंड सीरीज़ लॉन्च की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इस सीरीज़ का ये हमारा 7वां वीडियो है। उससे पहले के सभी वीडियोस की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप जानते हैं कि एसएससी ने अभी अपना रिवाइज्ड एग्ज़ाम कैलेंडर शेयर किया है अभी हम सब के साथ, और उससे हमें ये समझ में आता है कि अब हमारे पास मुश्किल से 2 महीने का समय बाकी है, जिससे कि हम हमारे एग्ज़ाम की तैयारी को और तेज़ी से कर पाएँ। सबसे पहली जो एग्ज़ाम स्लेटेड है वो है जेई की एग्ज़ाम, जो जून के पहले हफ्ते में होनी है। उसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में हमारे पास सीएचएसएल की एग्ज़ाम है, और उसके बाद बाकी वाले समय में भी एग्ज़ाम्स हमारे पास लाइंड अप हैं। तो समय को देखते हुए समय काफ़ी कम बचा हुआ है, और अब हमें हमारी लगभग सभी सब्जेक्ट की तैयारी तेज़ी से करनी चाहिए। रीजनिंग की तैयारी आपकी लगभग पूरी हो जाएगी अगर आप हमारे चैनल पे अवेलेबल सभी वीडियोस देख लेंगे। हमने कम से कम 1000 से ज़्यादा प्रश्नों के माध्यम से इन वीडियोस में रीजनिंग के लगभग हर टॉपिक के प्रश्न डिस्कस किए हुए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस की हुई हैं, बिल्कुल बेसिक। अगर आपको नॉलेज गेन करना है और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना है रीजनिंग का अपना सफ़र, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम हमारी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके के प्रश्न दिए हुए हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित में से असंगत संख्या के संयोजन का चयन करना है हमें हमारे उत्तर के रूप में। क्लासिफिकेशन का ये प्रश्न है। हमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 एक निश्चित लॉजिक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं, एक बाकियों से भिन्न है, वो हमको ढूंढना है। पहले वाले ऑप्शन को अगर हम गौर से देखें तो हमें किस प्रकार की संख्याएं दी हुई हैं। 25 दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है। जब भी नंबर से संबंधित प्रश्न आता है, एक दो चीज़ जो हमें हमेशा एज ए फंडामेंटल नॉलेज हेल्प करेगी वो ये है कि संख्याओं के बीच का अंतर देखना चाहिए। संख्याएं किस प्रकार की, स्क्वायर या क्यूब हैं या प्राइम नंबर से, ये हमको देखना चाहिए। अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे अंतर से संख्या बड़ी या छोटी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से ही मिल जाएगा। अगर संख्याओं के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। स्क्वायर स्क्वायर या फिर क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। अब देखिए, जब स्क्वायर और क्यूब की बात चलती है तो फिर हमको ये ध्यान रखना है कि हमें कम से कम 1 से 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद हों, और 1 से 20 तक की संख्याओं के कम से कम हमको क्यूब याद हों। अब जब फिर से इस प्रश्न में आते हैं और इन्हीं सब फंडामेंटल लॉजिक्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो 25 है ये होता है 5 का वर्ग, और इसी प्रकार ये जो 16 है ये होता है 4 का वर्ग। और 5 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 9। मतलब कि अगर ये इस प्रकार से संयोजन है ए, बी और सी का, तो हमने क्या लॉजिक ढूंढा है यहाँ पे, ए का वर्गमूल प्लस बी का वर्गमूल बराबर सी। ये लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। देखते हैं यही लॉजिक ऑप्शन नंबर 2 में है क्या। देखते हैं 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है, 12, जो कि तीसरी संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में 9 दिया हुआ है, 9 का वर्ग 81 दिया हुआ है, 81 का वर्गमूल होता है 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। दोनों को जोड़ने पे मिलता है 12, लेकिन हमको यहाँ पे दिया हुआ है 19। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन 4 भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 64 का वर्गमूल होता है 6, और 64 का वर्गमूल होता है 8, और 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल होता है 10। दोनों को जोड़ने पे 18 मिलता है। तो इस नियम का पालन ऑप्शन नंबर 4 भी कर रहे हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन 1 और यस कमेंट कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपका हर एक कमेंट हमें
ये इंडिकेशन देता है कि हमने जो ये शॉर्ट ट्रिक और ये कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको पसंद आया है और हम इसी प्रकार का कंटेंट आपके पास भविष्य में निरंतर लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आया है। हमने ब्लड रिलेशन की जो डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है हमारे पास, उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किया हुआ है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है ब्लड रिलेशन के प्रश्न में, जब भी ऐसा प्रश्न हमारे सामने आता है तो हमें उसका जो कंटेंट है उसे हमारी रियल फैमिली पे, हमारे रिश्तेदारों पे अप्लाई करके देखना चाहिए। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको उत्तर ढूंढने में और एक कनेक्शन बैठाने में आसानी होती है। जो टेक्निकल नॉलेज है, जो एक हमको ज़रूरत पड़ती है इस प्रश्न को अच्छे से समझने में और उत्तर तक जल्दी पहुंचने में, वो चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि अगर भाई और बहन है तो हम उसको कैसे बोलेंगे, ब्रदर और सिस्टर को। हमने जो चिन्ह बनाए हुए हैं वो हम हॉरिजॉन्टल वन साइडेड एरो के लिए यूज़ करेंगे भाई और बहन में। मदर और फादर है तो हम वर्टिकल वन साइडेड एरो यूज़ करेंगे मदर और फादर को दिखाने के लिए। हस्बैंड और वाइफ है तो हम हॉरिजॉन्टल टू साइडेड एरोज़ को यूज़ करेंगे हस्बैंड और वाइफ के लिए। मेल के लिए प्लस का साइन यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज़ करेंगे। फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज़ करेंगे। और बस जैसे जैसे हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है वैसे वैसे हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते जाएंगे। प्रश्न में आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन परीक्षा में आप ऐसे प्रश्नों को बहुत जल्दी, मतलब विद इन 50 to 55 सेकेंड्स में इतने बड़े प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, वो बिल्कुल सटीक हल करेंगे। हम देखते हैं दोस्तों। आई के का भाई है, आई जो है के का भाई है, तो आई किसका भाई है, के का। के ये हो गया, और आई भाई है तो आई पे प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि वो मेल है। के का जेंडर अभी हमको नहीं पता। एच आई की पत्नी है, एच जो है आई की पत्नी है, ये एच हो गई, वो पत्नी है, इसलिए हम ऐसा टू साइडेड एरो लगा देंगे, ये माइनस का चिन्ह हो गया। जे एल की माँ है, जे एल, जे और एल यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है तो हम उसको अभी अलग लिख लेते हैं। जे किसकी माँ है, एल की माँ है, ये हो गया एल। माँ है इसलिए हमने ऊपर की तरफ लिखा और डाउन साइड वाला ये वाला एरो लगा दिया। एल का जेंडर अभी हमको नहीं पता। के जे का भाई है, के जो है वो किसका भाई है, वो जे का भाई है, जे यहाँ पे दिया हुआ है, तो के भाई है इसलिए प्लस का साइन, और जे को हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। और जे की संतान कौन है, एल है। एल का जेंडर अभी हमको नहीं पता है, लेकिन जे एल की माँ है, ये इसकी मदर है। हमसे क्या पूछा गया है, के और एल का क्या संबंध है। देखिए, एल की माँ कौन है, जे है, और जे का भाई कौन है, के है, मतलब एल की माँ के भाई हैं के, मतलब माँ के भाई को हम क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो हमारे पास सबसे सटीक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो एक कॉन्सेप्ट जो हमारे अधिकतर प्रश्नों को हल करने में मदद करती है, वो हमारा डिवाइड का साइन है। वो हमारी हमेशा मदद करेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित जब भी प्रश्न आता है। हमसे क्या कहा गया है कि इन चार ऑप्शंस, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, किन्हीं भी दो चिन्हों को आपस में बदलना है और इक्वेशन को बैलेंस करना है, मतलब बराबर में 9 लेके आना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना, तो हमको डिवाइड के चिन्ह पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए 2 डिवाइड बाय 4 है, तो हम इसको 2/4 लिख सकते हैं। अब 2/4 लिखेंगे तो इसका इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब 0.5 होता है। अब उसके आगे देखें, ये मतलब इतने से इस वैल्यू का 2/4, 2 डिवाइडेड बाई 4 का मान क्या निकला हमारे पास, 0.5। और उसका इधर गुणा किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो 5 में अगर हम 0.5 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2.5 मिलेगा, 2.5 मिलेगा। लेकिन 2.5 अगर इस इक्वेशन को अगर हम रखेंगे तो हमको 9 कभी भी नहीं मिल सकता। तो हमें ऐसे ऑप्शंस को ढूंढना है जिसमें यहाँ से ये डिवाइड का चिन्ह हट रहा हो, मतलब डिवाइड का चिन्ह रिप्लेस हो रहा हो। तो वो देखते हैं वो कौन सा वाला ऑप्शन है। सबसे पहले तो हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है, मतलब क्या हुआ, डिवाइड एंड गुणा, डिवाइड की जगह गुणा रखना है, गुणा की जगह डिवाइड रखना है। अब देखते हैं, तो ये हो जाता है 16 धन 3 माइनस 5। यहाँ पे अब हम क्या रख देंगे, डिवाइड का चिन्ह रख देंगे, 2 गुणे में 4। बॉर्ड में इस नियम लगाते हैं, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए 16 धन 3 माइनस 5 बटे में 2 गुणे 4। और आगे हल कर लेते हैं, ये एक बार कटा, ये 2 बार कटा, 5 और 2 का गुणा किया तो 10 मिला। 16 धन 3 माइनस 10, और आगे हल कर लेते हैं,
तो 16 और 3 को जोड़ा तो 19, और 19 में से 10 घटाने पे हमको क्या मिलता है, 9 मिलता है, जो समीकरण का मान है। तो हमें हमारा उत्तर पहले वाले ऑप्शन से ही मिल गया, हमें चारों ऑप्शन में जूझने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसीलिए डिवाइड का चिन्ह हमेशा हमारी हेल्प करेगा, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड रहता है इस तरीके के प्रश्न जब भी आते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो कॉमन ग्रुप्स होंगे आप लोगों के, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है इसी प्रकार का कंटेंट आपके पास निरंतर लाने के लिए। आगे चलते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है, ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद ये 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, हम वेन डायग्राम की मदद लेते हैं। नो बैंक इज़ एन ऑफिस, बैंक का एक ये सर्कल हो गया, ये हो गया बैंक, और बैंक कोई भी ऑफिस नहीं है तो ऑफिस का ये दूसरा सर्कल हो जाता है, ये ऑफिस का दूसरा सर्कल हो गया। आप आपस में ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ऐसी लाइन खींच के ऐसा एक क्रॉस का चिन्ह बना देते हैं। दूसरे वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं। ऑल ऑफिसेज आर स्टॉल्स, जितने भी ऑफिसेज हैं वो स्टॉल्स हैं। तो ये ऑफिस का ये हो गया, तो ऑल ऑफिसेज आर स्टॉल्स, तो बड़े वाले सर्कल में ऑफिस आ जाएगा, ये एक संभावना बन रही है। बैंक और स्टॉल का अभी हमको कोई कनेक्शन निश्चित रूप से नहीं दिया गया है दोस्तों। एक यहाँ पे ये तो एक संभावना हो गई। दूसरी संभावना कैसी बन सकती है दोस्तों, अगर इससे एक दूसरी प्रोबेबिलिटी हम ड्रॉ करें तो वो ये है कि जैसे ये बैंक का सर्कल है हमारे पास, ये है बैंक का सर्कल, लेकिन स्टॉल का सर्कल इसको ओवरलैप कर सकता है। ये हो गया स्टॉल, और ऑफिस इसके अंदर है। ऑफिस और बैंक का अभी भी कोई कनेक्शन नहीं, ये देखिए, ये 2 पॉसिबिलिटी है। अब जितने भी कंक्लूजन है वो इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दोनों में से एक को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम उसको पूरी तरह से सत्य नहीं मानेंगे। दोनों जगह ही अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो ही वो कंक्लूजन वैलिड होगा। दैट विल बी ए वैलिड कंक्लूजन ओनली व्हेन इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नो बैंक इज ए स्टॉल, पहला कंक्लूजन, नो बैंक इज स्टॉल। ये वाली पहली कंडीशन में तो सेटिस्फाई कर रहा है, बैंक और स्टॉल का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए बैंक और स्टॉल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए कंक्लूजन 1 हम पूर्णतः सत्य नहीं मानेंगे। ऑप्शन नंबर कंक्लूजन नंबर 2 पे आते हैं। नो स्टॉल इज अ बैंक, स्टॉल और बैंक का पहली वाली कंडीशन में तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको भी हम सत्य नहीं मानेंगे। तीसरे पे आते हैं, सम स्टॉल और ऑफिसेस। अब देखिए सम स्टॉल्स, ये स्टॉल्स हैं और स्टॉल के अंदर ऑफिस है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी स्टॉल के अंदर ऑफिस है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कंक्लूजन 3 पूर्णतः सत्य है, फॉलो कर रहा है। आगे चलते हैं। ऑल दी स्टॉल्स आर ऑफिसेज। अब ऑल दी स्टॉल्स आर ऑफिसेज, स्टॉल और ऑफिस, यहाँ पे देखिए स्टॉल यहाँ बड़ा सर्कल है और ऑफिस छोटा सर्कल है, तो ये वाला जो एरिया है ये और भी कुछ हो सकता है दोनों कंडीशंस में, तो ये वाला भी सत्य नहीं है दोस्तों। तो अब कौन सा वाला सिर्फ एक कंक्लूजन हमको सही मिला, कंक्लूजन नंबर 3। तो अब कौन सा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इस प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे चलते हैं। अब हाँ देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है दोस्तों। विदाउट प्रैक्टिस आप इस तरीके के क्या किसी भी तरीके के प्रश्नों को ठीक से हल नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये नहीं कि आप दिन दिन भर लेके इन प्रश्नों को ही बैठे रहिए। आप मुश्किल से, अगर अभी हम सिर्फ 2 महीने का ही समय मानते हैं हमारे पास, और दिन के अगर हम 50 क्वेश्चन भी हल करते हैं रीजनिंग के, एक दिन में एक टॉपिक उठा लीजिए, हमारे पास 10-12 से ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं। अगर एक दिन के आप 50 प्रश्न भी एक सब्जेक्ट के उठा लेते हैं तो आप महीने भर में 1500 क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर हर एक टॉपिक के अगर आपने 100 प्रश्न भी कर लिए, 110 प्रश्न भी कर लिए, और ऐसा प्रैक्टिस आपने 2 महीने तक कर ली, तो आपका रीजनिंग थ्रू है दोस्तों। फिर आपको रीजनिंग को पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मुश्किल से आपको 1 से 1.5 घंटे बैठना है। और प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा पेन पेपर से ही करिए। हमने जो हमारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उन वीडियोस को अगर आप देख भी लेंगे तो वो भी आपके लिए 50% आपका सेल्फ स्टडी के बराबर ही है, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से ये मान के कि
बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, वो अभी शुरुआत कर रहा है, उस स्तर से हमने प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। उसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। आने वाले भविष्य में बहुत जल्दी हम 2-4 दिन में या मैक्सिमम 1 हफ्ते में जीके की भी वीडियोस हमारे चैनल पे लेके आएंगे, करंट अफेयर्स के वीडियोस हमारे चैनल पे लेके आएंगे, ताकि आपका करंट अफेयर का सेक्शन भी हम इसी परीक्षा का जो सीज़न आने वाला है उससे पहले तैयार करवा सकें। अब देखिए फिर से इस प्रश्न पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, त्रिभुजों की संख्या गिननी है। एक जो वैसे आमतौर पे इस प्रकार के प्रश्नों के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती, सिर्फ प्रैक्टिस ही एकमात्र शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए या फिर एक बेसिक नॉलेज मान लीजिए। मान लेते हैं ये त्रिभुज है और उसके एक किसी कोण से एक रेखा निकल रही है और वो दूसरी सामने वाली भुजा पे जाती है, तो हम उस पर ऐसी नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2 की, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे 1 और 2, तो क्या हो जाएगा 3। मतलब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, वो 3 है। कैसे, देखिए एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, इस तरफ वाला एक, ये दूसरा वाला हो गया 2, और एक ये बड़ा वाला हो गया। इस प्रकार से ये एक लॉजिक है। इस प्रकार के प्रश्नों में सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल ही आपकी मदद करेगी, और ऑब्जर्वेशन स्किल जब ही मजबूत होगी जब आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली हो, कम से कम 100-200 प्रश्न ऐसे हल कर लिए हों। अब देखिए इस आकृति पे आते हैं, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था उसके अनुसार एक आकृति हमको यहाँ पे मिलती है, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो हमको यहाँ पे भी ये आकृति मिलती है, ये बड़ी वाली, ये वाली, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। और आगे चलते हैं, यहाँ पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, ये त्रिभुज हो जाएंगे 3। और आगे चलते हैं तो ये वाले त्रिभुज कितने हो गए, सबसे बड़े आखिरी वाले में, तो ये त्रिभुज कितने हो गए, 3। तो हमको 3 चौक 12 त्रिभुज तो यहाँ पे मिल गए। मैं ये ड्रॉ की हुई लाइन हटा लेता हूँ, और अब देखते हैं और कहाँ कहाँ पे हम त्रिभुज ढूंढ सकते हैं। अब देखिए हमने ये वाला तो सब डिस्कस कर लिया था। उसके बाद देखिए एक ये वाली आकृति है, ये हमने डिस्कस नहीं की है। यहाँ पे कितने त्रिभुज मिले हमको, 3 मिल गए। उसके बाद एक ये वाली आकृति है, इसमें हमको कितने त्रिभुज मिल गए, 3 यहाँ पे भी मिल गए। और कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, देखिए मैं अब ये वाला हटा लेता हूँ। और कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, और हमारे पास अब एक ये वाला छोटा सा जो त्रिभुज है ये बच रहा है, एक इधर और एक इधर, तो ये 2 त्रिभुज ये हो गए। उसके अलावा देखिए ये वाला जो एक त्रिभुज है, ये यहाँ से ये रेखा आई, यहाँ गई और यहाँ मिली, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक इसी का विपरीत ये वाला, तो 2 त्रिभुज यहाँ से मिल गए। अब सबको जोड़ लेते हैं, इधर हो गए थे 12, इधर हो गए थे 3 दूना 6 और 4 10, तो 12 और 10 मतलब 22 त्रिभुज इस आकृति में हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, एनालॉगी का प्रश्न है। अभी हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था, नंबर्स जब भी आते हैं तो हमें स्क्वायर या क्यूब या फिर गुणा या भाग की ट्रिक लगानी होती है, या फिर प्राइम नंबर या प्लस या माइनस की। ये दोनों संख्याएं देखने पे ही हमको समझ में आ रहा है ये 4 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है। मतलब 4 में 3 जोड़ा फिर उसका वर्ग कर दिया, ये लॉजिक हम मान सकते हैं। लेकिन ये लॉजिक कब फेल हो जाएगा, जब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे तो 38 है, 38 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है 16 और यहाँ पे दिया हुआ है 49, 49 है 7 का वर्ग। इस संख्या से मैं 7 कैसे बना सकता हूँ, 6, 1 और 6 को जोड़ दूँ, मतलब इस संख्या के जो अंक है उनको जोड़ दूँ तो हमको 7 मिल जाएगा। मतलब ये था 16, उसके अंकों को जोड़ा, 1 धन 6 किया, हमको क्या मिला 7, और 7 का वर्ग किया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई 49। इसी लॉजिक को अगर यहाँ फॉलो करें तो हमको मिलता है 3 धन 8, इन क्या मिलेगा 11, और 11 का पूर्ण वर्ग करने पे क्या मिलता है 121। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आया है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न जब भी आते हैं, हमने काफ़ी बार हमारे वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, लगभग हर वीडियो में हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस की हुई है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाली, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हम जानते हैं A B C, और इसी प्रकार XYZ तक 26 लेटर होते हैं। हम फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं, A की प्लेस वैल्यू हो जाती है 1, B की हो जाती है 2, C की हो जाती है 3, इसी क्रम को आगे जारी रखते हैं। X हो जाता है 24 पे, Y हो जाता है 25 पे, और Z हो जाता है 26 पे।
सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे? जब z के बाद हम फिर से ए बी सी लिखना चालू कर देते हैं, तो a को 27 बोल देते हैं, b को 28 बोल देते हैं, मतलब a हो जाता है 27 पे, b हो जाता है 28 पे, c हो जाता है 29 पे। ये सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हो जाती है। अपोजिट पेयर की कॉन्सेप्ट, जब दो लेटर दिए हुए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम है, योग है, अगर वो 27 है तो हम उन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं। जैसे कि देखिए बी और वाई, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा हमको? 27 मिलेगा। देखिए एम और एन, एम होता है हमारा 13 पे, एन होता है 14 पे, दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 27 मिलता है। तो बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए, एम और एन एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। इसी प्रकार देखिए सी और एक्स होता है, ए और जेड होता है। हाँ, अब हमारे प्रश्न में वापस आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एस ए यू सी ई, इसको कैसे कोडित किया गया है? ए एस वी ई सी के रूप में। ध्यान से देखें तो 4 लेटर तो यहाँ कॉमन ही है, ए एस सी ई, ए एस ई सी, ये तो कॉमन ही है। और थोड़ा सा और गौर से देखें तो ये इस प्रकार का डायगोनल बन रहा है, यहाँ पे इस प्रकार का डायगोनल बना है। और व्यू के बाद वी आता है, यू होता है 21 पे और वी होता है 22 पे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे +1 हुआ। ये लॉजिक लगा है यहाँ पे। अब एम ई ए एन टी डायगोनल बना देते हैं, तो ये ई इधर आ जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा। ए होता है 1 पे, तो +1 कर देंगे तो क्या मिलेगा? 2, 2 पे क्या मिलता है? बी। टी यहाँ पे आ जाएगा और एन यहाँ आ जाएगा, तो हमारा उत्तर EMBTN, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये फिर से ऑड ऑप्शन हमको ढूंढना है यहाँ पे, लेकिन इसमें इस बार जो पहले हमको नंबर्स दिए हुए थे, इस बार जो हमको अल्फ़ाबेट के क्लस्टर्स दिए हुए हैं, ADG, ADG, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। उसके बाद कहा गया है HKN, एच होता है हमारा 8 पे, के होता है 11 पे और एन होता है 14 पे। QSV, क्यू होता है हमारा 17 पे, एस होता है 19 पे और वी होता है 22 पे। ORU, ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे और यू होता है 21 पे। देखते हैं क्या लॉजिक है। 1 से लेके 4 पे आए मतलब +3 हुआ, 4 से लेके 7 पे आए मतलब यहाँ पे भी +3 हुआ, 8 से 11 पे आए +3 हुआ, 11 से 14 मतलब +3, 17 से 19 मतलब +2 हुआ और 19 से 22 मतलब +3 हुआ, 15 से 18 मतलब +3 और 18 से 21 मतलब +3। देखने पे समझ में आ रहा है कि ये वाला एकमात्र ऑप्शन है जहाँ पे +2 +3 हुआ है, बाकी सब में +3 हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो तो कमेंट में क्वेश्चन 8 और यस लिखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज़ का प्रश्न है। हमने डिस्कस किया है जब भी संख्याओं के बीच में नंबर हमको कम मिलता है, अंतर हमको छोटा मिलता है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। अदरवाइज़ हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। 54 से लेके 46 पे आए मतलब कितने का अंतर हो गया? 54 से लेके 46 मतलब -8 हो गया। 46 से लेके 34 पे आए, 46 से 34 मतलब कितना हो जाता है दोस्तों? 46, 36, 34 मतलब -12 हो गया। 34 से लेके 26 पे आए मतलब ये -8 हो गया। और 26 से लेके 14 पे आए मतलब ये फिर से -12 हो गया। कैसे श्रृंखला आगे बढ़ रही है? -8 -12 -8 -12, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो फिर से यहाँ पे -8 हो जाएगा। 14 में से अगर हम 8 घटा देते हैं तो हमको 6 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अब देखिए ये जो श्रृंखला है ये अल्फ़ाबेट की श्रृंखला है। यहाँ पे कैसे आगे बढ़ रही है वो हमको लॉजिक ढूंढना है। ADF दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया है? BEG दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है CEF। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 1 4 6 2 5 7 3 5 6। CEH है, ये H है तो 8। अब देखिए 1 से लेके वर्टिकली देखते हैं। 1 से लेके 2 पे आए +1 हुआ, 4 से लेके 5 पे आए +1 हुआ, 6 से लेके 7 पे आए +1 हुआ, 2 से 3 पे आए +1 हुआ, 5 से लेके ये F है, F मतलब 6।
ये +1 हुआ और 7 से लेके 8 यहाँ पे भी +1 हुआ। तो +1 से आगे बढ़ रही श्रृंखला ये हो जाएगा 4, 6 से के बाद आ जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 9। 4 पे पाया जाता है डी, 7 पे पाया जाता है जी और 9 पे पाया जाता है आई, डी, जी, आई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए हमारे वीडियोस देखिए, वीडियो चैनल पे बने रहिए। सभी वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।